ये गाइस कैसे हो? बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हम अपना बीसीके के चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। सर एक बार नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार ये बता देते हैं कि हम अभी तक के चैप्टर के अंदर, अभी तक के लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 के हम क्या क्या चीजें डिस्कस कर चुके। तो सबसे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर एनवायरनमेंट का मतलब समझा था, एनवायरनमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी। सर उसके बाद अपने ने क्या देखा था? सर उसके बाद अपने ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का आखिरकार इंपॉर्टेंस क्या है, क्या की रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के फेलियर के अंदर और एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के अंदर। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। देन उसके बाद अपने ने देखा था कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट से क्या क्या चीजें एक्सचेंज करता है, रिसोर्सेज को एक्सचेंज करता है, इन्फ्लुएंसेस को एक्सचेंज करता है, किस चीज को? इंफॉर्मेशन को। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने जो देखा था, हमने देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को किस तरह के रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करवाता है। सर 3 रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करवा रहा था। कौन कौन सा? एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज और कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज और कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज। यहां तक कि क्या आप लोगों को बातें क्लियर हैं? बताओ हाँ जी आना। यस सर, यहां तक की तो अपने को बातें क्लियर है। तो चलिए अब हम जो चीज पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रेमवर्क ओ टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। सर बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए उसका फ्रेमवर्क, एक बिजनेस एनवायरनमेंट को, एक एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया गया। सर मुद्दा आया क्या कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? आखिरकार फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क इज नथिंग बट स्टेप्स। सर कुछ एक स्टेप्स है रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट को समझने के लिए कुछ एक नेसेसरी स्टेप्स के बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया है। क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? बोलो हाँ, पक्की बात? यस सर। यानी फ्रेमवर्क इज नथिंग, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? नेसेसरी स्टेप्स, कुछ एक स्टेप्स जिसके माध्यम से, जिसके वे से, वो स्टेप्स अपने को बता देंगे जिसके वे से हम एनवायरनमेंट को क्या कर पाए? अंडरस्टैंड कर पाए। क्या यहां तक की बात क्लियर है? हाँ जी बताओ। अभी आगे देखेंगे स्टेप्स क्या है। 3 स्टेप्स है इनिशियल लेवल के ऊपर, अपन देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स है। बट पहले ये बताओ कि क्या यहां तक की आप लोगों को बातें क्लियर है? यस सर, यहां तक की अपने को बातें क्लियर है। यानी अपने ने अभी क्या देखा? अपने ने देखा सर फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए फ्रेमवर्क। अब क्वेश्चन अराइज हुआ क्या कि सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क का मतलब आखिरकार है क्या? बोलो हाँ। हाँ जी बताइए, आखिरकार फ्रेमवर्क का मतलब है क्या? फ्रेमवर्क इज नथिंग बट स्टेप्स। एक स्टेप है, किस चीज का स्टेप है? कि एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कैसे किया जाए, इस चीज का स्टेप है। सिंपल सी बात। चलो सर कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड फाइनल स्टेप। सर मुद्दा आया क्या कि सर पहले फर्स्ट स्टेप ही करना पड़ेगा या सेकंड या फाइनल पहले कर सकते हैं? भैया स्टेप है, स्टेप मींस प्रोसीजर है। प्रोसीजर को उसके सिस्टमैटिक तरीके से ही आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फाइनल स्टेप। आपको इसी के अकॉर्डिंगली इन स्टेप्स को बांटना पड़ेगा। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बोलो हाँ। देन सर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या लिखा हुआ है? शुड टेक इनिशियल व्यू ओन एनवायरनमेंट। सर एनवायरनमेंट के ऊपर आपको एक इनिशियल व्यू लेना पड़ेगा। इनिशियल व्यू का मतलब, सर इनिशियल व्यू का मतलब जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं देन आपको अपना व्यू क्लियर होना चाहिए। किस चीज का व्यू? कि ये एनवायरनमेंट के चेंजेस मेरे बिजनेस के ऊपर किस तरह के इंपैक्ट पा सकता है, किस तरह के इंपैक्ट डाल सकता है, क्या क्या चेंजेस एनवायरनमेंट में आई हैं, अपने को ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बजट आता है, हाँ हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर को निर्मला सीतारमन जी जिस दिन बजट पेश करते हैं, जिस दिन उनका बजट अनाउंस होता है,
उस दिन एनवायरनमेंट के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। या जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होती है। यस सर, जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हर महीने एक मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल की। अच्छा जी सर, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, जो जो रिलेटेड इश्यूज उन मीटिंग के अंदर, उस मीटिंग के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, जो भी रिलेटेड इश्यूज उस मीटिंग के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, वो सभी इश्यूज के रिगार्डिंग उन कंपनीज के एनवायरनमेंट में, उन कंपनीज को कैसे ना कैसे पॉजिटिव मैनर में या हार्श मैनर के अंदर उनको इंपैक्ट जरूर करता है। बोलो हाँ, पक्की बात। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अभी ना अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, भूमि पूजन हुआ है। हाँ सर, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो अयोध्या के दाम, अयोध्या जी के दाम, वहां पर जमीन के दाम 8 से 10,000 रुपये, 8 से 10 गुना महंगे हो गए हैं। अच्छा जी हाँ सर, वहां पर बहुत सारे होटल्स आने वाले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, वहां पर एयरपोर्ट बनने वाला है। आया कुछ कुछ? बोलो हाँ, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं है, पक्की बात। हाँ जी। देन आपको क्या करना पड़ेगा सर? हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक इनिशियल व्यू देना पड़ेगा। इनिशियल व्यू का मतलब सर हमको बताना पड़ेगा कि आखिरकार एनवायरनमेंट के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। सर ये एनवायरनमेंट इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स कैसे है, यह कितना जटिल है, अपने को पता होना चाहिए कि एक एनवायरनमेंट ऐसा ना हो कि कितना उलझा हुआ है, मुझको पता होना चाहिए कि कितना उलझा हुआ है, कैसे उलझा हुआ है। इस तरह की सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। इनिशियल व्यू ले रहे हैं, अभी खाली सोच रहे हैं, अभी हमने कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं किया है। हम सोच रहे हैं कि बजट आ रहा है, बजट के अंदर जो चीजें आ रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर तो अपना जोर है ही नहीं। क्यों? कई चीजें अपनी होती है, आज के लिए होमवर्क भी दूंगा, कई चीजें आपकी होती है। दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट, सेकंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर तो फिर भी हम काफी हद तक थोड़ा बहुत वो पा लेते हैं, क्या कंट्रोल कर लेते हैं, बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। पक्की बात। यस सर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। देन मुद्दा आया क्या कि सर अपने को क्या रखना पड़ेगा, एक इनिशियल व्यू रखना पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। किस तरह का? हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। सर ये कितना जटिल है, कितना कॉम्प्लेक्स है। हाउ अनसर्टेन इट इज। सर ये कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है, क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या चीजें हो रही है। जैसे अभी कोविड-19 के चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ रुपए का, सही सुना, 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है, 20 लाख करोड़ रुपीस का। सर 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज तो दिया है, बट हमारे जेब में तो कुछ भी नहीं आए। कोई दिक्कत वाली बात है तो नहीं। सर गवर्नमेंट ने बैंक्स को बोला कि आप रिलैक्सेशन दीजिए, लोगों को लोन्स प्रोवाइड होने में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाइए। इस तरह की गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करवाई हैं। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर, यानी फर्स्ट स्टेप क्या था सर? फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमको क्या करना पड़ेगा सर? हमको इनिशियल व्यू देना पड़ेगा एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग। अपने को अपना क्या देना पड़ेगा सर? एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग हम लोगों को अपना एक इनिशियल व्यू, स्टार्टिंग का व्यू देना पड़ेगा। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर, चलो पहला स्टेप तो हो गया। सर नेक्स्ट स्टेप, ऑडिट द इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। सर आपको क्या करवानी पड़ेगी? एनवायरनमेंट के अंदर जो जो फैक्टर्स हुए हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं, उन सभी चेंजेस की आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। सर दिक्कत आई किस चीज की? सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ऑडिट इज नथिंग बट एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आपको इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। आप अपने फेवर का एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते, आप अपने अगेंस्ट का एग्जामिनेशन नहीं करवा सकते। आपको एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, और उस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑडिटिंग वगैरह, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके बिजनेस को कितना इंपैक्ट कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव मैनर में हो चाहे हार्श मैनर के अंदर हो, वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट आपको कितना इंपैक्ट कर रहा है, आपको इस चीज की क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए डिमांड एंड सप्लाई की आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। सर समझ नहीं आया डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कोविड-19 हुआ, हाँ
कोरोना वायरस हुआ, मोदी जी ने आकर बोला स्क्रीन के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर, मित्रों, भाइयों, बहनों, देश के अंदर 1000 कोरोना के केसेस आ चुके हैं, देन हम लोगों को पूरे देश को लॉकडाउन के अंदर लेकर आना पड़ेगा, ऐसा मोदी जी ने बोला। यस सर, ऐसा मोदी जी ने बिल्कुल बोला, पक्की बात। हाँ, बट घर पे रहना था लोगों को। सर लोगों ने क्या किया, जो एसेंशियल आइटम थी, किरियाने की आइटम थी, इस तरह की सर्विसेज उन लोगों ने स्टार्ट रखी, खाने पीने की आइटम। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पार्ले जी और सनफीस्ट कंपनी, इन दोनों कंपनीज की सेल बूम पर थी। पार्ले कंपनी की तो स्टेटमेंट आई है, जितना माल हमने लॉकडाउन में बेचा है इस पीरियड के अंदर, उतना माल आज तक कंपनी शुरू होने से अभी तक हमने बेचा ही नहीं, इतना गुड्स हमने सेल ही नहीं किया। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। देन आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी डिमांड एंड सप्लाई देखनी पड़ेगी। सर डिमांड एंड सप्लाई का मतलब कि क्या मैं डिमांड कर भी पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं सप्लाई प्रोवाइड करवा भी पाऊंगा, नहीं करवा पाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए सर कौन सी इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। सर लॉकडाउन की वजह से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा समस्या के अंदर आ गई थी। वाई? क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था तो रोड्स के ऊपर गाड़ियां, व्हीकल्स वगैरह नहीं निकल रहे थे तो बहुत थोड़े निकल रहे थे। एंड सेकंड वन, सर एविएशन इंडस्ट्री तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी। यस सर, एविएशन इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद थी। सर वहां से सप्लाई तो हुआ जा रहा है, बट इधर तो डिमांड है ही नहीं। आया सर? हाँ, पेट्रोकेमिकल का सप्लाई तो करे जा रहे हैं, हम क्लियर है कि हम सप्लाई कर पाएंगे, हमारे पास इतना बफर स्टॉक पड़ा है, बट सामने वाला बंदा माल मंगवा ही नहीं रहा पेट्रोकेमिकल्स। सामने वाले को पेट्रोल की जरूरत ही नहीं है, सामने वाला कह रहा है मेरे को कहीं पेट्रोल क्यों लूं मैं, मेरे को बाहर जाना ही नहीं, बाहर जाऊंगा डंडे पड़ेंगे, चालान कटेगा। आ रहा है? बोलो हाँ, पक्की बात। यस सर। देन ऑडिट द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर के इंपैक्ट को देखना कि हमारे बिजनेस के ऊपर इस चीज का क्या क्या इंपैक्ट आएगा। एग्जांपल के लिए डिमांड एंड सप्लाई को देखना। सर क्या इन फ्यूचर मेरी डिमांड एंड सप्लाई सही रह भी पाएगी, नहीं रह पाएगी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को देखना, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देखना, ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी को देखना। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो बंद होने की कगार पर आ गए हैं, जो बंद होने की स्टेज पर आ गए हैं। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, कई लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है, कई लोगों के बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। देन एनवायरनमेंट में चेंज आया, क्या उसका डायरेक्टली इंपैक्ट मेरे बिजनेस के ऊपर पड़ा? यस सर, उसका आपका डायरेक्टली इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ा। आ रहा है? बोलो हाँ, पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात बोलो जी नहीं है, आगे कर सकते हैं। हाँ, यानी सर आपको क्या करना पड़ेगा? सर हमको सबसे पहले इनिशियल स्टेप लेने पड़ेंगे, इनिशियल व्यू देना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट आखिरकार इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स कैसे है, एनवायरनमेंट आखिरकार इतना अनसर्टेन कैसे है। हमको एक बार देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। सर जितना समझा जाए बड़ी अच्छी बात है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर इन डिटेल जाकर उसकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जो फैक्टर्स चेंज हुए हैं उन सभी फैक्टर्स की आपको क्या करनी पड़ेगी? और सर उन सभी फैक्टर्स की हम लोगों को करनी पड़ेगी क्या? ऑडिट करवानी पड़ेगी। एंड ऑडिट करवा के हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे बिजनेस को किस तरह से इंपैक्ट करते हैं, उनका क्या इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर रहता है। क्या मेरी डिमांड एंड सप्लाई रहेगी, क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, क्या मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब अपने को मिलेगा। हमने ऑडिट करवा ली। सर ऑडिट करवाने के बाद अपने को पता चलता है भैया आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम रहने वाली है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते हो, नहीं सर थोड़ा बहुत नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। हाँ, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो आज से पढ़ना शुरू कर दो। और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उन्होंने 4-5 दिन पहले या हफ्ते भर पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या आया था? बोलो, Q3 के रिजल्ट्स आए थे। सर Q3 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिवेन्यू डाउन थी। सॉरी मैं गलत बोल गया, Q1 के रिजल्ट आए थे, अप्रैल मई जून के।
अप्रैल मई जून के रिजल्ट्स आए थे इस साल के क्वार्टर फर्स्ट के, अप्रैल मई जून के जो रिजल्ट्स आए थे उसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेवेन्यू डाउन थी, सेल्स कम थी, रेवेन्यू टर्नओवर कम थी। सर कम क्यों थी रिलायंस की टर्नओवर? रिलायंस की टर्नओवर सिंपल सी बात है यार, इस वजह से कम थी, रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, जियो की बात अभी नहीं कर रहा मैं। सर उनकी टर्नओवर कम क्यों थी? मैंने कहा यार उनकी टर्नओवर इस वजह से कम थी कि उन लोगों को ना क्या करना था। सर उन लोगों की टर्नओवर इस वजह से कम थी क्योंकि शुरू में 2-3 महीने तो देश के अंदर लॉकडाउन ही रहा। पक्की बात? यस सर। सर बहुत ज्यादा उनके इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस के अंदर। हाँ, बट रिलायंस इंडस्ट्री को यह बात पता चल गई थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे फेवर का नहीं है। इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं, जियो की नहीं। सर रिलायंस इंडस्ट्री को यह बात पता चल गई थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे फेवर का नहीं है, हेंस उन्होंने इनिशियल स्टेप लिए एंड उसकी ऑडिट करवाई। ऑडिट करवाने के बाद उनको ये पता चला कि हमारी डिमांड कम रहने वाली है हमारे प्रोडक्ट्स की। कोई बात नहीं, क्या उसका इम्पैक्ट उसकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा? यस सर। बट रिलायंस को उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर कोई इशू नहीं आएगा। क्यों? रिलायंस एक इतना बड़ा बिजनेस हाउस बन चुका है कि उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर कहीं पर भी रिलायंस को कभी भी दिक्कत आने वाली है ही नहीं। इतना उनके पास कैश रिजर्व में पड़ा है। बल्कि अगर कल का न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो आप लोगों को पता चला होगा कि रिलायंस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है, दूसरी दुनिया की। एंड मुकेश भाई दुनिया के चौथे सबसे अमीर आदमी है, फोर्थ नंबर पर आ गए। उनसे पहले 2-3 बंदे ही हैं, अमेजोन के मालिक, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स एंड फेसबुक। क्लियर? यस सर। अगर रिलायंस इंडस्ट्री इसी तरीके से चलती रही, इसी स्पीड से ग्रोथ करती रही, बल्कि आने वाले टाइम के अंदर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे देश का कोई एक पर्सन नंबर 1 की पोजीशन होल्ड कर ले। क्लियर? करेगा कौन? मुकेश भाई। चलो जी सर, सेकंड स्टेप में ऑडिट द इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, एग्जाम्पल डिमांड एंड सप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी एक्सेट्रा। एंड सर आपने ऑडिट करवा ली, हाँ, एंड अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली शुड डील विद द फैक्टर्स फर्स्ट विच मे इम्पैक्ट मैक्सिमम टू द ऑर्गेनाइजेशन। सर आपने ऑडिट करवा ली, ऑडिट करवाने के बाद आपको सबसे पहले उन चीजों को डील करना पड़ेगा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं किसी भी वे के अंदर। जैसे सपोज करते हैं अकाउंट्स आप लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ सर अकाउंट्स हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। वाई? क्योंकि लास्ट के 2 इयर्स से आप अकाउंट समझते आ रहे हो, अकाउंट्स पढ़ते आ रहे हो। हाँ सर बिल्कुल, और अकाउंट्स में तो हमारे नंबर भी अच्छे आते हैं। हाँ भैया बिल्कुल अच्छे आते हैं, तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, अकाउंट्स में सबके नंबर अच्छे आ जाते हैं। चलो हाँ, और जिसके नहीं आते तो इतनी टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, अकाउंट्स में नहीं आए किसी दूसरे सब्जेक्ट में अपन कवर कर लेंगे। चलो देन सर हुआ क्या कि आपके पेपर आ गए, तो हमारे पेपर आ गए, नवंबर का महीना चल रहा है, हमारे पेपर आ गए। सिर पे टेंशन। सर किस चीज़ की टेंशन? कि यार जब क्लासेस हो रही थी तब तो हमने ढंग से क्लासेस लगाई नहीं, अब सिर पे क्योंकि पेपर खड़े हैं अब अपने को हो रही है टेंशन। देन आप क्या करोगे? सर आप बताइए हम क्या करें? भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको बड़ी सिंपल सी बातें करनी है। क्या? आपको एनवायरनमेंट में चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? कि सर पहले 3 महीने पढ़े थे या 2.5 महीने पढ़े थे, अब हमारा पेपर हमारे सिर पर आकर खड़ा है। क्या? आपको पता करना पड़ेगा ये कॉम्प्लेक्स इतना जटिल क्यों है। हमने क्लासेस ठीक से नहीं लगाई थी, हमने उस टाइम जब टीचर रिवीजन करवा रहा था या अपने पार्ट पर, खुद के पार्ट पर अगर रिवीजन करनी थी हमने नहीं किया। सर कितना अनसर्टेन है, हमारे पास होने के चांसेस है या नहीं है, अपने को ये देखना पड़ेगा। एंड सेकंड स्टेप में अपने को ऑडिट करनी पड़ेगी। ऑडिट के अंदर अपने को ये देखना पड़ेगा कि मेरे को सीए परस्यू करनी है या नहीं करनी, एंड अकॉर्डिंगली उसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। सर हमको सीए परस्यू करनी है, देन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, बट बच्चे क्या करते हैं, देन अपना लेआउट बनाते हैं। क्या लेआउट बनाते हैं भैया? अकाउंट्स के पेपर के अंदर ना मेनली क्वेश्चंस यहां से आते हैं, बीसीके के पेपर के अंदर मेनली क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ऐसे ऐसे करके अपना पूरा का पूरा लेआउट बनाएगा। उसके बाद यह एक सब्जेक्ट का लेआउट बनाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर
उसकी स्टडीज को सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, सबसे पहले उसको उठाएगा। क्यों? क्योंकि यार इसकी वजह से या तो मैं पास भी हो सकता हूं और इसी की वजह से मैं फेल हो सकता हूं। आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। यानी एनवायरनमेंट केवल और केवल आपके बिजनेस के अंदर नहीं है, एनवायरनमेंट हर जगह पर है। आप खाना खाते हो तो भी एनवायरनमेंट है, आप पढ़ाई करते हो तो भी एनवायरनमेंट है, हर जगह पर एनवायरनमेंट है। सिर्फ खाना खाते हैं तो एनवायरनमेंट कैसे है? खाना खा लिया, अच्छा ठंडा पी लिया, सर्दी हो रही है और ठंडा पी लिया, खांसी हो गई, फिर पता करेंगे यार इतनी खांसी कैसे, इतनी अनसर्टेनिटी क्यों, फिर ऑडिट करेंगे। अब फिर क्या स्टेप लेंगे? आगे से हम निर्णय करते हैं सर्दियों के अंदर आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। आया कुछ कुछ? बोलो यस सर, पक्की बात? हाँ जी। आई थिंक पहले 2 स्टेप आप लोगों को क्लियर है, पक्का? यस सर। यानी आज की क्लास में अपन क्या पढ़ रहे हैं? फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का अपना फ्रेमवर्क। सर फ्रेमवर्क का मतलब स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के स्टेप। 3 स्टेप में बटा हुआ है। कौन कौन सा? फर्स्ट स्टेप इनिशियल व्यू देना पड़ेगा कि वो इतना अनसर्टेन, इतना कॉम्प्लेक्स कैसे है। सेकंड स्टेप के अंदर सर आपको उसकी एनवायरमेंटल के जो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है, इन फैक्टर्स की आपको क्या करवानी पड़ेगी? ऑडिट करवानी पड़ेगी। एंड सर कैसे कि मेरी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। एंड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आपको डील करना पड़ेगा उन फैक्टर्स से। सर जो फैक्टर आपके बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है, वेदर पॉजिटिव मैनर में, वेदर हार्श मैनर के अंदर, आपको सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? डील विथ करना पड़ेगा। पक्की बात? हाँ जी। आगे करें। यस सर। सर उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? फाइनल स्टेप। सर फाइनल स्टेप के अंदर हमारा फोकस कहां पर रहेगा? सर टू फोकस ऑन कंपटीशन फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। सर एनवायरनमेंट के अंदर जो कंपटीशन के फैक्टर्स है, जो नए नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई है, जो हमारे नए कॉम्पिटिटर्स आए हैं, उनको कंपटीशन, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पक्की बात? यस सर। एयरटेल ने फोकस किया हुआ है किसको? रिलायंस जियो को। रिलायंस जियो ने किसको फोकस किया हुआ है? बाकी सारी की सारी इंडस्ट्री को। पक्की बात? यस सर। अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे हाल फिलहाल इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर केवल और केवल आपके 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं इन जनरल। सर 2 कौन कौन से? एक तो अपना एयरटेल और एक अपना रिलायंस जियो। पक्की बात? हाँ। सर वोडाफोन भी इंडिया से अपने बिजनेस को अब धीरे धीरे वाइंड अप करना शुरू कर रहा है। जैसे आपको पता होगा कि वोडाफोन के फोन्स के नेटवर्क के अंदर अब इश्यूज आने स्टार्ट हो गए, जल्दी से फोन मिलता नहीं, उनका नेट जल्दी से अच्छा स्पीडली नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू क्यों है? क्योंकि उन्होंने खुद के जो टावर्स थे या बाहर से जो टावर्स लिए हुए थे, वो टावर्स तो क्या कर रहे हैं आप? हटा रहे हैं आप। बट कौन से टावर्स के ऊपर रश आया हुआ है ज्यादा काम का? आइडिया के। क्लियर है? यस सर। देन टू फोकस ऑन कंपटीशन फैक्टर। सर कंपटीशन फैक्टर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज दिस इज द फैक्टर फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्पेशल स्ट्रेटेजी एंड फोकस टू डील विद। सर क्योंकि इसी स्टेप के अंदर, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के अंदर हमको एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। सर किस तरह की स्ट्रेटेजी सोचते हैं? मुकेश भाई नए बिजनेस के अंदर आए थे। यस सर, बिल्कुल मुकेश भाई बिल्कुल नए बिजनेस के अंदर आए थे, बिल्कुल नए बिजनेस के अंदर आए थे। अब हुआ क्या? हमने कहा क्या हुआ सर? सर मुकेश भाई नए बिजनेस के अंदर आए थे, देन उस टाइम क्या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर था? हाँ सर। झगड़ा किस चीज का पड़ रहा था? पहले आज की डेट में हम अनलिमिटेड कॉल करते हैं। सर अनलिमिटेड कॉल का मतलब जैसे रिलायंस जियो टू रिलायंस जियो बिल्कुल अनलिमिटेड कॉल होती है, और इस तरह का माहौल था। हमको पहले ना डेटा के लिए बहुत एक हैवी अमाउंट पे करनी पड़ती थी। हैवी अमाउंट का मतलब सर एक एमबी के लिए, 1 या 2 एमबी के लिए अपने को 200-300 रुपए देने पड़ते थे। और आज की डेट में हमारा नेट हमेशा स्टार्ट ही रहता है, हमारे फोन का नेट स्टार्ट ही रहता है। मुकेश भाई ने इतनी गजब का, इतना
गहराई से चेंजेस कर दिया पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर। सर अगर आज मुकेश भाई रिलायंस जियो ना लेकर आते तो क्या आपको लगता था कि आप लोग क्लास लगा पाओगे? क्या हमको लगता था कि हम लोग क्लास रिकॉर्ड भी कर पाएंगे? नहीं सर, ऐसा कभी भी ना होता। हम एक लेवल के ऊपर रिकॉर्ड तो कर लेते वाईफाई लगा के, बट आप लोगों के लेवल के ऊपर प्रैक्टिकली चीजें फुलफिल ना हो पाती। आया कुछ बोलो। हाँ यस सर। सर फोकस ऑन कंपटीशन, कंपटीशन के ऊपर फोकस करना। सर किस चीज के? ताकि ऑर्गेनाइजेशन हम उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बना सके। पहले क्या था, वो कॉलिंग के ऊपर लड़ रहे थे। बाकी जो इंडस्ट्री थी जियो से आने से पहले बाकी इंडस्ट्री कॉलिंग के ऊपर लड़ रही थी, बट मुकेश भाई को पता चला साला कॉलिंग का तो झगड़ा है ही नहीं, झगड़ा ही डेटा का है, झगड़ा ही डेटा का है। मुकेश भाई ने क्या किया, आते ही डेटा फ्री। हम दुनिया के अंदर 174वें नंबर पे थे डेटा कंजम्पशन के अंदर, और आज की डेट में हम नंबर 1 पे ऊपर है डेटा कंजम्पशन में। सर पूरी दुनिया के अंदर हर एक कंट्री में जितना डेटा कंज्यूम होता है सबसे पहले अपना नाम आता है, ड्यू टू रिलायंस जियो। क्यों? रिलायंस जियो ने डेटा की कहानी इतनी सस्ती कर दी तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। आज की डेट में 555 रुपए का रिचार्ज करवाओ, 84 डेज चलेगा और हर रोज आपको 1.5 GB का इंटरनेट फ्री मिलेगा। 1.5 GB। सर पहले जियो से आने से पहले साल भर में 1.5 GB नहीं लेते थे, अब डेली 1.5 GB लेते हैं। क्या ये बात आई समझ? यस सर। यानी इस वाले स्टेप में, फाइनल स्टेप के अंदर आपको कंपटीशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए आपको एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी एंड उनके ऊपर आपको कंप्लीटली फोकस करना पड़ेगा कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। जैसे सनफीस्ट और मैगी में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है, सनफीस्ट और मैगी। आया कुछ? यस सर, पक्की बात? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे करें सर। तो आज के लेक्चर के अंदर अपने ने क्या पढ़ा? सर आज के लेक्चर के अंदर अपने ने पढ़ी हैं छोटी छोटी दो चार चीज़ें। सर क्या क्या अपने ने 2-4-5 चीज़ें पढ़ी है? सर आज के लेक्चर के अंदर अपने ने एक कंसेप्ट पढ़ा है, क्या? फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने का अपने ने फ्रेमवर्क पढ़ा है। सर सबसे पहले तो ये बताइए, रिवीजन करवा रहा हूं सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क इज नथिंग बट अ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए स्टेप्स के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद सर यहां पर 3 स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप या फाइनल स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपना इनिशियल व्यू देना है। आप एनवायरनमेंट को देखकर आखिरकार आप सोचते क्या हो? सर बाहर बारिश पड़ी, मेरे को लगा कि हाँ यार एनवायरनमेंट को देखकर मैं ये सोच रहा हूं कि अब बारिश हो गई, हाँ ठंडा मौसम हो गया। यस सर, बट एक दिक्कत ये भी आ रही है यार, अब ऑफिस जाऊंगा तो कीचड़ मिलेगा रास्ते में, पाँव फिसल गया तो दिक्कत होगी। आ रहा है कुछ समझ? यस सर। अगर बारिश में ज्यादा भीग लिया तो ठंड लग जाएगी, खांसी जुकाम हो जाएगा, और आज की डेट में तो खांसी करना किसी खतरे की घंटी से कम है ही नहीं। बोलो हाँ, पक्की बात? यस सर। आगे करें। हाँ जी सर। सेकंड स्टेप के अंदर अपने को क्या करना रहता है? सर सेकंड स्टेप के अंदर अपने को करनी रहती है ऑडिट। किस चीज़ की? एनवायरमेंटल फैक्टर की ऑडिट, की वो हमारे बिजनेस को किस तरह से या कितने लेवल तक इंपैक्ट करेंगे, हमारी डिमांड एंड सप्लाई क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या रहेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन क्या चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, इस सभी चीज़ों के बारे में अपने को बात करनी रहती है। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस सर। सारी चीज़ों की ऑडिट करवाने के बाद अपने को उसके अकॉर्डिंगली डील करना है। एंड फाइनल स्टेप के अंदर हमको कुछ नहीं करना, हमको अपने कॉम्पिटिटर के रिगार्डिंग एक स्ट्रेटेजी बनानी है, एक रणनीति बनानी है कि हमारे कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए मुझको क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसे रिलायंस जियो ने कॉम्पिटिटर को कॉम्पीट करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। यस सर। क्या? लोग कॉलिंग पे लड़ रहे थे, भाई डेटा पे लड़ लिया। दूसरी चीज सर, अमेज़न इंडिया के अंदर बहुत काम करता है। हाँ सर, अमेज़न इंडिया में बहुत काम करता है। अमेज़न यूएसए की कंपनी है। अच्छा सर, यूएसए की एक और कंपनी है वॉलमार्ट। अच्छा जी, बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है वॉलमार्ट, कभी गूगल करना। अच्छा, उसको भी इंडिया में आना था, इंडिया के अंदर उसको भी बिजनेस करना था, बट और उसको कंपटीशन किससे करना था? अमेज़न से। हैंस इन्होंने क्या किया?
सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप करके, फ्लिपकार्ट को एक्वायर करके अमेजोन के साथ क्या कंपटीशन करना शुरू किया। यस सर, एनवायरनमेंट में चेंज आते हैं, नए नए रक्षाबंधन का त्यौहार आया, अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आएगा, जन्माष्टमी वगैरह के ऊपर ये लोग अपने सेल्स लेकर आते रहते हैं, आ रही है कुछ कुछ। यस सर, अब सर वॉलमार्ट पिक्चर में है, अमेजोन पिक्चर में है, मुकेश भाई और आ गए। मुकेश भाई गजब के तरीके से आए। मुकेश भाई जब आएंगे इस इंडस्ट्री में, बात चल रही है आएंगे, इसी वजह से फेसबुक की डील लॉक हुई है। सर आज की डेट में अगर कोई भी पर्सन स्मार्टफोन लेता है, हाँ सर कोई भी पर्सन अगर आज की डेट में स्मार्टफोन लेता है, देन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, स्मार्टफोन जब भी वो पर्सन लेता है देन उसके फ़ोन के अंदर जो सबसे पहली एप्लीकेशन डाउनलोड होती है दैट इज़ व्हाट्सअप। वो अपने iOS या अपने प्ले स्टोर से जो सबसे पहली एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा दैट इज़ योर व्हाट्सअप। सर सबसे पहली डाउनलोड होती है व्हाट्सअप। हाँ सर बिल्कुल व्हाट्सअप, हमने भी व्हाट्सअप ही डाउनलोड किया था। हाँ मुकेश भाई ने व्हाट्सअप के साथ कॉन्टैक्ट किया, नहीं सर फेसबुक के साथ किया। जब भी व्हाट्सअप चलाया होगा तो आपको पता चल गया होगा व्हाट्सअप को एक्वायर कर रखा है फेसबुक ने। देन क्या मुकेश भाई ने व्हाट्सअप या फेसबुक में से किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया? यस सर। क्या फ़र्क पड़ा? सर बहुत गजब का फ़र्क पड़ गया। क्या किसी पर्सन के फ़ोन के अंदर हो सकता है फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन हो सकता है अमेजोन की एप्लीकेशन हो ना हो, बट अगर कोई पर्सन स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो 100% केस के अंदर चांसेस है कि उसके फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप मिलेगा ही मिलेगा। सर दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, लोगों को अपने यहाँ पर मतलब फ्लिपकार्ट और अमेजोन में हमको जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि भैया हमको आपके पास आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपना माल सेल करना है। बट मुकेश भाई क्या कह रहे हैं? मुकेश भाई कह रहे हैं जो भी आसपास की किराने की दुकान है, प्रोविजनल स्टोर्स है, उनके पास जाकर उनसे कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे अपने गुड्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे बेचिए। सर दोनों बातों में नज़रिए का फ़र्क आ गया। यस सर पक्की बात। हाँ दूसरी चीज़ सर, वॉलमार्ट बाहर का, अमेजोन बाहर का, इंडिया का क्या रिलायंस जियो, एक भावना ये भी चल गई। यस सर, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ। क्लियर है? यस सर। हैंस आपको अपने कॉम्पिटिटर के प्रति एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो चलिए बाकी बातें हम कल करते हैं। कल के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या नई नई चीज़ें देखनी है, और आज के लेक्चर के बाद आपको एक और लेक्चर मिलेगा दैट इज चैप्टर नंबर 3 का। हम 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में चैप्टर नंबर 3 के इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। बाकी बातें अपन कल करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, आनंदित रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। चलिए बाकी बातें कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।